नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का 1 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम रियल क्वेश्चन एनालिसिस में, जो कि मेमोरी बेस्ड हैं। ठीक है। और मैं आपको इस शिफ्ट के बारे में बताऊं कि ये जो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम था, इसने तो काफ़ी स्टूडेंट को काफ़ी चौंका दिया। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि प्रीवियस जो प्रीवियस शिफ्ट थी वहाँ से क्वेश्चन को लिया गया है। वहाँ से क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन के साथ टॉपिक को भी लिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन के साथ टॉपिक को भी ले गया है। तो अगर आप शिफ्ट का एनालिसिस करते हैं, अगर आप एनालिसिस करके जाते हैं, तो आप यकीन मानिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो अगर एनालिसिस करते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए मैं आपको इसीलिए एनालिसिस लेके आ रहा हूँ, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। और जो आज का एनालिसिस है, इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या था, डिफिकल्टी लेवल क्या रहा आज का। ठीक है। आज का डिफिकल्टी लेवल क्या था, कौन से सवाल पूछे गए। ठीक है। कौन से सवाल पूछे गए, शिफ्ट का क्या ट्रेड बना रहा। और जो इस आज की जो शिफ्ट थी, इसका अगर मैं आपको स्कोर बताऊं, गुड स्कोर जो बताऊं, वो लगभग आप माने कि 75 to 80 स्कोर, ये गुड स्कोर था इस शिफ्ट का। ठीक है। जो कि एग्जाम स्टूडेंट से बात करके हुई है। और अब हम बिना देरी शुरू किए हुए 1 दिसंबर के सारे जितने भी क्वेश्चन है, इसका हम एनालिसिस करते हैं। ठीक है। तो आइए। देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था वो स्पोर्ट्स से था। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स इंडेक्स सबसे। अभी आप देखिए करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे, करंट अफेयर साइंस का डीप लेवल कितना आएगा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया स्पोर्ट्स से, टेनिस ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 की महिला एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता। ठीक है। तो इसका सही आंसर है ईगा स्टेविका। ठीक है। अब ये ना केवल खिलाड़ी पूछ सकता है कहाँ से है, तो आपको याद रखना है कि ये पोलैंड से है। ठीक है। ये पोलैंड से है। और जो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है, वो साल का पहला ग्रैंड स्लैम होता है। ठीक है। साल का पहला ग्रैंड स्लैम होता है। और इन्होंने एकल महिला खिताब में, ईगा स्टेविका ने, पोलैंड से है, इसको जीता है। ये कई बार नंबर वन रह चुकी हैं, नंबर वन, विश्व में नंबर वन रह चुकी हैं ये कई बार वर्ल्ड लेवल पे। ठीक है। और इससे पता चलता है कि ये खेला कहाँ जाता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। अब आप देखिए, अब इसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, ये आपको सारे के सारे याद रखना है। अब आपको पता लग गया, यहाँ से क्वेश्चन ऑस्ट्रेलियन ओपन से आया, तो अब आपको कौन सा नेक्स्ट, कौन सा है फ्रेंच, फिर आपको कौन सा पुरुष खिलाड़ी में कौन जीता है, आपको इस तरीके से याद रखना है। तो आपके पास एक टॉप ना केवल क्वेश्चन है, जबकि क्वेश्चन के साथ साथ आपको एक टॉपिक भी मिल गया। ठीक है। स्पोर्ट्स वाला। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसबीआई रिपोर्ट 2024 के भारत की शहरी गरीबी दर क्या है। ये किसने निकाली है? एसबीआई रिपोर्ट 2024 के अनुसार। तो भारत की शहरी शहरी गरीबी दर कितनी है? 4.9%, इसका सही उत्तर है। और ये आंकड़ा क्या बताता है? ये आंकड़ा बताता है कि लगातार जो है गरीबी गिर रही है, लगातार गरीबी गिर रही है। ठीक है। इससे इससे पता चलता है कि हमारी जो आर्थिक विकास की जो योजनाएं हैं, सामाजिक संकेत हैं, सामाजिक जो योजनाएं हैं, वो काम कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023-24 लाइफ टाइम अर्जुन पुरस्कार किसे मिला। देखिए, अर्जुन पुरस्कार तो लाइफ टाइम अर्जुन पुरस्कार दो लोगों को मिला, पूजा सिंह को मिला और मुरलीकांत राजाराम पेटकर को मिला। लेकिन इसने क्या पूछा है, पैरा स्विमिंग में किसको मिला। तो पैरा स्विमिंग में मुरलीकांत राजाराम पेटकर को मिला है। इसको किस में मिला है? एथलीट को मिला है। पूजा सिंह को एथलीट में मिला है, और सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मुरलीकांत राजाराम पेटकर। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा, देखिए अब आप देखिए, इससे पिछले मैं 3 शिफ्टों से लगातार क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो अर्जुन पुरस्कार जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसका ना देखिए, एनालिसिस का ना यही फायदा होता है कि आपको पता लगता है कि ये किस ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है। आरआरबी क्या ट्रेंड फॉलो कर रहा है। अब देखिए, ये एग्जाम अर्जुन पुरस्कार, नीचे एक और एग्जाम 2025 में एथलेटिक के लिए अर्जुन पुरस्कार किसे मिला। तो जो पुरस्कार मिला है वो ज्योति यारा जी को मिला है। इसके साथ में और देख लेते हैं, बाकी ज्योति यारा जी को मिला है 2024-25 में। बाकी के खिलाड़ियों के अब खेल देख लेते हैं। नीरज चोपड़ा तो आपको पता ही है, जेवलिन थ्रू, भाला फेंक। ठीक है। हिमा दास जो है वो 400 मीटर, 200 मीटर और 100 मीटर एथलीट है, 100 मीटर एथलीट है। और इसके बाद आपका तेजस्विनी शंकर जी किसमें है? हाई जंप में है। ठीक है। जिससे रिलेटेड स्पोर्ट है। लेकिन ज्योति ज्योति आरा जी किसमें? एथलीट में है। और इनको क्या मिला? अर्जुन पुरस्कार 2024-25 का मिला है। अर्जुन पुरस्कार से सीधे सीधे आपके सामने भी दो क्वेश्चन आ गए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चागोस द्वीप समूह
को लेकर मई 2023 में, देखिए चागोस द्वीप समूह किसके बीच है? यूके और मॉरिशस, यूके और मॉरिशस के बीच में चागोस द्वीप समूह है, और ये हिंद महासागर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हिंद महासागर में। और ये इन दोनों के बीच में विवादित क्षेत्र है, विवादित क्षेत्र है, लेकिन समझौता में क्या हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का भी दबाव था इस समझौते इसके विवाद को, तो इस समझौते के तहत अब ये क्या हुआ है? ये मॉरिशस के पास चला गया है, मॉरिशस के पास। लेकिन एक और है कि 99 वर्ष तक यहाँ पर ब्रिटेन यहाँ पर ब्रिटेन सैन्य यूज करेगा, इसका सैन्य क्षेत्र में यूज करेगा। जो डियोगो गार्सिया क्षेत्र है ना इसका, द्वीप है, वहां पे अपनी ब्रिटेन सेना रखेगा। ठीक है, लेकिन अभी ये किसके पास चला गया? पूरी तरीके से मॉरिशस के पास चला गया। क्वेश्चन क्या था? किस देश के समझौता गया? तो यूके और मॉरिशस। आपको फैक्ट याद रखना है, यूके मॉरिशस। मैं आपको बैकअप में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद रह जाए कहानी के तौर पे। जून 2025 में नेवा लागू करने वाला पहला यूपी कौन बन गया है? देखिए नेवा क्या है, इसका पूरा फॉर्म है नेवा का, नेशनल नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। इसका क्या मतलब है? देखिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का इसका मतलब होता है कि विधानसभा की सारी कार्यवाही पेपरलेस, विधानसभा कार्यवाही पेपरलेस हो जाएगी। तो कौन सा यूटी है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, कौन सा यूनियन टेरिटरी है जो बन गया है? वो है जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर। इससे क्या होगा? इससे पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, पारदर्शिता बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय हरित मिशन के तहत किस पर्वत श्रृंखला का संरक्षण शुरू हुआ है? देखिए इसका सही उत्तर है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत जो है वो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में है। विश्व की पुरानी पर्वत श्रृंखला, पुरानी पर्वत श्रृंखला में है, आता है। और ये पहला कहाँ है? राजस्थान और हरियाणा वाले क्षेत्र में ये फैला है। साथ में दिल्ली वाला क्षेत्र भी आता है, दिल्ली में जो मजनू का टीला है वहां तक ये इसका विस्तार है। ठीक है, और तो ये इसके पर्वत श्रृंखला का संरक्षण क्यों होगा? इसके साथ ही क्या होगा? पॉल्यूशन कंट्रोल, प्रदूषण नियंत्रण भी हो सकेगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसरो का पहला स्वदेशी विक्रम 3201 माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट का है? देखिए इसका सही उत्तर है 32 बिट का है। ठीक है, और ये इसरो का पहला पूर्ण स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है। और इसका जो यूज किया जाएगा, इसका यूज किया जाएगा सैटेलाइट और लॉन्च वाहनों में किया जाएगा, यानी कि जो सैटेलाइट लॉन्च में यूज होगा इसका। ठीक है, और ये हमने 32 बिट का हमने करा है। और ये हमारी एक और चीज है, क्या? आत्मनिर्भर भारत को दर्शाता है। तो कितने बिट का है ये 32 बिट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन किस राज्य में हुई है? देखिए ये हुई है आपकी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर है। और उत्तर प्रदेश में ये मैलानी जंक्शन से ये आपकी बिछिया तक चलती थी, बिछिया तक। ठीक है, और इसमें क्या होगा? इस ट्रेन में क्या होगा? इसकी जो खिड़की है, खिड़की प्लस छत ट्रांसपेरेंट होगी, ट्रांसपेरेंट होगी। इसका क्या होगा कि आप आराम से बाहर जंगल का नज़ारा जो है पूरी तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर किन दो देशों में हुए हैं? देखिए इसके लिए सबसे है चेन्नई और हैदराबाद, इसका सही उत्तर है। ठीक है, ये सबसे दुनिया की सबसे उन्नत चिप है, दुनिया की सबसे उन्नत चिप के आधार पर आती है। और इसका यूज क्या होगा? एआई के क्षेत्र में और रक्षा उपकरणों में और स्पेस में, अंतरिक्ष में। तो यहाँ पे इसका होगा। और ये हमारी सेमीकंडक्टर, इससे हमारी क्या होगी? सेमीकंडक्टर क्षमता बढ़ेगी, सेमीकंडक्टर क्षमता बढ़ेगी, है ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 2024 में 25 में कुल कितने भूकंप दर्ज किए गए? देखिए नवंबर
जो जो सही उत्तर है इसका 215 भूकंप दर्ज किए गए। अब ये दर्ज कौन करता है? भारत सरकार का एक मंत्रालय है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इसको दर्ज करता है। ठीक है, उसने देखा कि 215 भूकंप के आसपास दर्ज हुए। इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि हिमालय क्षेत्र काफी संवेदनशील है, भूकंप के लिए काफी संवेदनशील है। ठीक है, भूकंप आने का आपको कारण पता ही है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है इसमें, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अब जो भारत है, जो हमारा हिमालय है, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है? एक इंडिया प्लेट और यूरेशियन प्लेट, इंडिया और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुई है। वो ज्योग्राफी का पार्ट है, ठीक है। लेकिन अभी भूकंप का अगर करंट की बात करें तो कितने भूकंप दर्ज किए गए? 215। आईएमएफ के अनुसार 25-26 में भारत की कुल जीडीपी वृद्धि दर अनुमानित कितनी रही है? क्योंकि आईएमएफ ने इसका हिसाब अनुमान लगाया है, और उसका अनुमान है 7.1% लगाया है। ठीक है, इसका मतलब है कि भारत जो है, भारत तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है, तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था। ठीक है, और तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था का कारण क्या हो सकता है? मांग अधिक, निवेश अधिक, और सेवा क्षेत्र ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, ये तीनों जब होती हैं तभी भारत में उभरती अवस्था, तो 7.1 अच्छा संकेत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस योजना के तहत 79 लाख घर बने हैं। ठीक है, ये योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, अर्बन। ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण योजना है। इसको क्या बोलते हैं? हाउस फॉर, इसको बोलते हैं हाउसिंग फॉर ऑल। इसको हाउसिंग फॉर ऑल भी कहा जाता है। ये शहरी क्षेत्र में पक्के घर उपलब्ध कराने, उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। ठीक है, और ये भारत की सबसे बड़ी योजना है। तो 79 लाख घर काफी होते हैं जो इसके तहत अभी तक दिए दिए जा चुके हैं। एक और देखते हैं, 14 नवंबर 2025 में राजस्थान में मिल्क फैक्ट्री पर छापा मारने वाले मंत्री, देखिए इनका नाम था किरोड़ी लाल मीणा। ठीक है, किरोड़ी लाल मीणा एक कैबिनेट मंत्री हैं, राजस्थान के कैबिनेट मंत्री हैं। इन्होंने छापा मारा था एक मिल्क फैक्ट्री पे, और उसमें घोटाला, उसमें जो कि मिलावट की जा रही थी उसका खुलासा किया था। वह स्वास्थ्य कार्रवाई से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नया पम्बन मंडपम रामेश्वरम में नया पम्बन ब्रिज किस तकनीक से बना है? देखिए, ये जो तकनीक है इसको बोलते हैं वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज। इस तकनीक में क्या होता है? देखिए, जब सबसे पहली बात तो ये जो तकनीक है वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज, ये पहला सी लिफ्ट ब्रिज है। देखिए, इस ब्रिज में क्या होता है? इस ब्रिज में ऐसा होता है कि मान लीजिए कि रेल मार्ग जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसे मान लीजिए रेल मार्ग है, और ये आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये रेल मार्ग जुड़ा हुआ है। अब इसमें होगा क्या कि अब इसमें होगा ये कि मान लीजिए यहाँ से बीच में से ना इस क्षेत्र को उठा दिया जाएगा, और ये ऐसे उठ जाता है। आगे जाके मान लीजिए मैं इसका आगे वाला पार्ट बना रहा हूँ, ऐसे जाके ना ऐसे उठ जाता है, ये ऐसे उठ जाता है। अब यहाँ पे तो अब यहाँ से ना आराम से जो शिप होगा, ये आराम से गुजर जाएगा यहाँ से कोई शिप आ जाएगा, और फिर इसको बाद में क्या करेंगे? फिर बाद में इसको फिर ऐसी स्थिति में कर देंगे, यहाँ से ट्रेन आराम से, ट्रेन जो होगी वो चली जाएगी। ठीक है, तो क्या होता है कि मैं आपको मतलब बोल के समझाऊं तो इसका मतलब सीधा सा ये होता है कि एक ऐसा जहाँ पर रेल मार्ग होगा जो कि बीच में से हट जाता है और उसमें से शिप निकल सकती है। तो ये लिफ्ट ब्रिज से जुड़ा हुआ है। कहाँ पर है? मंडपम रामेश्वर नया पंबन ब्रिज इस तकनीक से बना हुआ है। इससे यातायात और समुद्री यातायात, इससे क्या होगा? समुद्री परिवहन प्लस रेल परिवहन दोनों एक साथ होंगे, एक साथ, है ना। अब देखिए, किस पौधे को उसकी जड़ों से उगाया जा सकता है? देखिए, इसकी बात करें तो जड़ों की बात कर रहा है, तो अगर इसका सही उत्तर होगा वो होगा आपका स्वीट पोटैटो, यानी कि शकरकंद। शकरकंद को उसकी जड़ों से उगाया जाता है। और जो गन्ना होता है, गन्ना गांठों से होता है। ठीक है, आलू जो होता है वो तने से होता है, और शकरकंद जो होता है वो आपका जड़ों से होता है। तो शकरकंद इसका सही उत्तर है। हाइड्रोकार्बन को पूर्ण दहन में क्या बनता है? देखिए, हाइड्रोकार्बन जो होता है ना, हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन से जो आपका निकल के आता है वो आता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ये आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल इसके हाइड्रोकार्बन से निकल के आता है। साइंस में आप इस तरीके से क्वेश्चन देखो, ये कहाँ से पूछा है उसने? बॉटनी से पूछा है, जिसने केमिस्ट्री से पूछा है।
तो इस तरीके से आप बिल्कुल ध्यान रखें कि आपको किस लेवल तक और कितने डीप तक जाना है। अब देखिए, पानी में HO का द्रव्यमान अनुपात क्या है, ठीक है। पानी में HO का, अब H का देखिए, H और O। H का एटॉमिक मास क्या होता है, 1। और ऑक्सीजन का कितना होता है, O का कितना होता है, इसका होता है 8। तो अब पानी जल का सूत्र क्या होता है, H2O। यानी कि अगर हम इससे गुणा करें तो एक तो H का हो गया, फिर गुणा 2, फिर अनुपात, और इसका कितना हो गया, O का हमने 8 लगाया था, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 16। और तो यहाँ पे आएगा 2:16। तो इस आधार पे 1:8। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1:8, ठीक है। ये एक लॉ होता है, प्राउट्स लॉ, उससे उससे संबंधित है ये। बस चलने पर देखिए, न्यूटन की गति का नियम आ गया। देखिए कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, न्यूटन की गति का नियम हमने कल डिस्कशन किया, इससे पहली वाली शिफ्ट में ही डिस्कशन किया है। जो अभी तो शिफ्ट सेकंड है, कल नहीं शिफ्ट सेकंड है, फर्स्ट शिफ्ट में हमने इसका डिस्कशन किया है, ठीक है। न्यूटन का लॉ का नियम था, पहला ही क्वेश्चन था जितना मुझे याद आ रहा है। तो बस चलने पर पीछे गिरने की घटना किससे संबंधित है, ये न्यूटन के प्रथम नियम यानी कि जड़त्व के नियम से संबंधित है, ठीक है। जड़त्व के नियम से और ये काफी पूछा जाता है रोजमर्रा में, कि जब बस आगे की ओर बढ़ती है, जब कोई बस है मान लीजिए, वो आगे की ओर बढ़ रही है, तो उसमें जो सवारी यात्री बैठा है वो पीछे की ओर धक्का खाता है, ठीक है। तो उसका कारण क्या है, कि वो जड़त्व है, वो पहले एक दिशा में आगे बढ़ रहा था, अचानक से रुक जाती है, तो वो पीछे की ओर चला जाता है ना। तो इस तरीके से जड़त्व के नियम पर आधारित है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप खुद देख रहे हैं इसका। देखिए ये देखिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक और आ गया। 10 मिनट, 2 एम्पियर तार में 5 एम्पियर की 2 ओम तार में 5 एम्पियर की धारा 10 मिनट में कितनी बिजली उत्पन्न करी। देखिए इसका एक सबसे पहले सूत्र, 10 मिनट जो है ना, इसका तरीका क्या है सॉल्व करने का। देखिए जो 10 मिनट है ना, इसको आप सेकंड में बदल दीजिए। 10 × 60 बराबर 600 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आप जो सेकंड में बदल लीजिए, फिर इसका एक सूत्र होता है, और वो सूत्र क्या होता है, हीट निकालनी है, उसको निकालनी है। तो हीट बराबर I² RT, ठीक है। अब एम्पियर कितना है इसमें, ये है 5। 5² इंटू, ये कितने का है, 2 ओम का है। 2 ओम इंटू टाइम कितना आया, 600 सेकंड। जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना, तो ये आएगा आपका 60। देखिए कर ही लेते हैं, 25 × 2 इंटू 600, यानी 50, 60,000 आएगा, ठीक है। तो ये 60,000 जूल इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लेमिंग दाएं हाथ में नियम में करंट की दिशा कौन बताएगा। देखिए इसमें क्या होता है, जब हमारी जो फिंगर होती है, उसमें से बताता है कि, अब इसमें पूछा करंट की दिशा कौन बताता है। देखिए सबका अलग अलग काम होता है, ठीक है। अब जो आपकी करंट की दिशा का उत्तर है, ये होता है मध्यमा, ये आपकी मध्यमा बताती है। अगर आप यहाँ पे अंगूठे की बात करें, तो अंगूठा जो होता है वो आपका मोशन बताता है, ठीक है। तर्जनी की बात करें, तो तर्जनी आपकी मैग्नेटिक फील्ड बताती है, मैग्नेटिक फील्ड बताती है, ठीक है। तो जब आप, आपने देखा होगा बचपन में जब कुर्सियों पे मारते थे, तो फिर हम कुर्सी पे बैठालते थे किसी को, और जब उसको पीछे से मारते थे तो एक इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता था। ये ठीक वैसे ही कुछ स्थिति है, लेकिन फ्लेमिंग दाएं हाथ में जो नियम करंट की दिशा कौन बताता है, मध्यमा बताती है। मोशन अंगूठा बताता है, मैग्नेटिक फील्ड तर्जनी बताती है। सही आंसर मध्यमा है। उत्प्लावन बल किस दिशा में लगता है। देखिए उत्प्लावन बल जो होता है वो ऊपर की दिशा में लगता है। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए एक टब है, इसमें पानी भरा हुआ है। अब आपने इसमें एक जग डाला, ठीक है, ये एक जग इसमें डाला आपने। तो जैसे जैसे आप इस जग में अंदर प्रेशर मारेंगे, जैसे जैसे इसको भरेंगे, तो जो पानी का जो दबाव होगा वो इसको ऊपर की ओर उठाएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं उत्प्लावन बल, जो ऊपर की ओर लगता है, ठीक है। इसी ऊपर की ओर लगता है, और इसी सिद्धांत पर क्या जहाज, इसी सिद्धांत पर तैरता है। क्योंकि जल में जाने पर कोई भी वस्तु ना हल्की लगती है, क्योंकि जल उसे ऊपर की तरफ प्रेशर करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अम्ल प्लस क्षार का अंतिम उत्पाद क्या होगा। देखिए अम्ल और जो क्षार होती है ना, ये क्या करती है, उसको ना एंटी एसिड कर देती है। यानी कि अम्ल और क्षार का जो अंतिम उत्पाद होता है, इसका सही आंसर है लवण और जल, यानी कि सॉल्ट और वाटर बनता है, ठीक है। मान लीजिए कोई अम्लीय ज्यादा है, कोई क्षारीय ज्यादा है, तब इन दोनों को मिला दिया जाएगा, जो बनेगा वो आएगा सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। देखिए जब आपको एसिडिटी ज्यादा हो जाती है ना, तब आपके अम्ल ज्यादा रिलीज होता है, तब आप क्या करते हैं, इनो पीते हैं। इनो पीते हैं तो इनो क्या होता है, क्षारीय होता है। और अम्ल और क्षार जब दोनों मिलते हैं, इनो का क्या करता है, अम्ल और क्षार दोनों को
न्यूट्रल कर देता है और क्या निकालता है, सॉल्ट और वाटर, तो आपकी एसिडिटी ठीक हो जाती है। द्रव्यमान भार का सही अंतर क्या है? द्रव्यमान भार का सही अंतर, देखिए इसमें क्या होता है, द्रव्यमान जो होता है वो स्थिर रहता है और भार जो हो सकता है वो शून्य हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए किसी आपका वजन 100 किलो है, ठीक है। अब आप जो आपका वजन 100 किलो है, लेकिन आपका जो उसमें जो द्रव्यमान है, जो कि आपका मास है, मास आपका इसमें 50 किलो है और बाकी 50 किलो आपको ग्रेविटी के कारण, मास 50 किलो बाकी 50 किलो ग्रेविटी के कारण हो रहा है। तो ग्रेविटी तो बदलती है, तो हो सकता है जब आप चंद्रमा पर जाएं तो इसमें तो परिवर्तन आएगा, पर इसमें तो परिवर्तन आएगा, बदल जाएगी, पर ये परिवर्तन नहीं आएगा, ये नहीं बदलेगी। तो क्या होता है, द्रव्यमान स्थिर रहता है, ये स्थिर रहता है और ग्रेविटी बदलती है, यानी कि ये शून्य भी हो सकती है, यानी कितनी भी हो सकती है। तो भार शून्य हो सकता है, ये संभावना है ना। नेक्स्ट देखते हैं, प्रिज्म से प्रकाश 7 रंगों में कौन सी घटना है? ठीक है, प्रिज्म से प्रकाश जो गुजरता है उसको हम बोलते हैं विक्षेपण। इसी घटना के कारण क्या होता है कि आपको ना इंद्रधनुष की घटना दिखाई देती है, विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष की घटना दिखती है। इसमें कलर होते हैं, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, विबग्योर, विबग्योर पढ़ा होगा। तो इस तरीके से जैसे वायलेट और ब्लू, ग्रे, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इस तरीके से कलर दिखते हैं, ठीक है। तो इसमें तरंग दैर्घ्य किसकी ज्यादा होती है, अब ये आप फिजिक्स में देखना, लेकिन इसका सही आंसर है विक्षेपण होता है। जब प्रिज्म से 7 रंगों को गुजारते हैं तो इंद्रधनुष जैसी घटना उसका उदाहरण है, और कलर जो होते हैं वो विबग्योर में दिखाई पड़ते हैं। और सबसे पहले उसको किसने बताया था, न्यूटन ने बताया था इसने। वेग दुगना करने पर काइनेटिक एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए वेग को अगर दुगना कर दिया जाए, इसका फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। जब आप वेग को दुगना कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना बढ़ जाएगी। ये क्वेश्चन मैंने इससे पहली वाली शिफ्ट में पढ़ाया है, आप देख लेना, चेक करना, ठीक है। तो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, क्वेश्चन के टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, एक ही टॉपिक से दो दो तीन तीन क्वेश्चन अलग अलग शिफ्टों में बन रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एनालिसिस को पूरा देखिए, और अगर आप अपने दोस्तों को बताइए कि एनालिसिस कितना जरूरी है पढ़ना। आप तैयारी कर रहे हैं एनालिसिस के बिना तो आप कर ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकते एग्जाम हॉल में। नर प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है, देखिए नर प्रजनन प्रणाली का हिस्सा सबसे ज्यादा कौन सा होता है, वो होता है टेस्टिस, यानी कि वृषण। वृषण नर प्रजनन प्रणाली का हिस्सा होता है, क्यों? क्योंकि जो शुक्राणु होते हैं ना, ये शुक्राणु बनाते हैं, और ये ना केवल शुक्राणु बनाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी यही बनाता है, स्टेरोन हार्मोन बनाता है, ठीक है। तो यह पुरुष प्रजनन प्रणाली का प्रमुख हिस्सा है। अब देखते हैं गुर्दा कहाँ स्थित होता है, ठीक है। अब इस गुर्दे की जो अवस्थिति होती है वो रीढ़ की अस्थि मज्जा, रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर अवस्थित होती है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, गुर्दे का कार्य क्या होता है, ये क्या करता है आपका कि खून को फिल्टर करता है, एक तो खून को फिल्टर, प्लस यूरिया को बाहर, खून को फिल्टर करता है, यूरिया को बाहर निकालता है। और रीढ़ के दोनों होता है, जो दाहिनी वाला होता है ना, दाहिने तरफ होता है, थोड़ा सा नीचे होता है, लीवर की वजह से थोड़ा नीचे होता है, क्योंकि उसके ऊपर लीवर होता है, ठीक है। और एंडाकुलम ईआर की सतह पर कौन सा अंग लगा होता है? देखिए इसकी जब इसमें बात हो रही है, तो खुरदुरी की बात कर रहा है, इसमें दो होती है, एक चिकनी सतह होती है, खुरदुरी की बात, खुरदुरी होती है। यहाँ पे खुरदुरी के बारे में पूछा गया है। तो इसकी सतह पर जो होता है वो राइबोसोम, इसका काम क्या होता है, प्रोटीन बनाना, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पॉलिटी से क्वेश्चन है, 3 पॉलिटी से क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने बताए थे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। संविधान में अस्पृश्यता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं, ठीक है, याद रखना। और जो है वो एक मुख्य होता है और 2 अन्य आयुक्त होते हैं, एक मुख्य और 2 अन्य। कमेंट में आप मुझे बताना कि, कमेंट में बताना मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम क्या है, काफी चर्चा में रहे अभी, कमेंट में करके बताना, ठीक है, कमेंट में बताना। संविधान संशोधन के लिए किस बहुमत की आवश्यकता होती है? देखिए संविधान संशोधन के लिए जो बड़े संविधान संशोधन होते हैं उसके लिए जिस बहुमत की आवश्यकता होती है, संविधान के सदस्यों की कुल सदस्य संख्या प्लस उपस्थित सदस्यों के 2/3, ठीक है, सदस्यों के 2/3। देखो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है, मान लीजिए
कि पार्लियामेंट में मान लीजिए कि पार्लियामेंट में हमारे यहाँ पे 545 है, ठीक है। इसका मतलब है कि हमें 523 तो 273 की जरूरत है, 273। तो 273 तो होने ही चाहिए किसी चीज को करने के लिए। मान लीजिए उस दिन 300 लोग थे, तो 300 लोग थे तो इनका 2/3 चाहिए। देखो 273 तो होने ही चाहिए मिनिमम, ये तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन उस दिन मान लो किसी संशोधन को पास करने के लिए 300 लोग उपस्थित है, यानी 273 से ज्यादा है 300, तो फिर इसका 2/3 चाहिए, यानी कि 200 लोग उस पर सहमति दें। ठीक है, इससे कम होंगे तो होगा ही नहीं। अगर इससे ज्यादा है तो उसका 2/3 यानी कि इसका 2/3 यानी कि 200 लोगों की सहमति चाहिए ही चाहिए। अगर इसी तरीके से 400 है तो 800/3 तो आएगा, वो चाहिए। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो आज हमने जो जितने भी क्वेश्चन देखे उसमें देखा हमने साइंस का लेवल क्या था, और रिपीटेड क्वेश्चन काफी थे। रिपीटेड क्वेश्चन से मैं आपको फिर से एक बार बताऊं तो देखिए, ये तो एक स्पोर्ट्स से आया था, स्पोर्ट्स से पहले भी आया था, लेकिन टेनिस से नहीं आया था। देखिए अर्जुन पुरस्कार के 2 से 3 क्वेश्चन मैं पहली शिफ्टों में भी बता चुका हूँ आपको, 27 तारीख वाली में भी बताया मैंने। ठीक है, और 1 दिसंबर वाली एक पहली शिफ्ट में बताया, फिर से अर्जुन पुरस्कार एथलीट और फिर अर्जुन पुरस्कार बहुत देखने को मिलता है। ये करंट से देखिए, अंतरराष्ट्रीय करंट जो है उससे देखिए ये। ठीक है, और मतलब कुल मिला के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपके ये मान के चलिए करंट्स और साइंस का बहुत तगड़ा वेटेज है। ठीक है, आपको इस पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। मैंने आपको मैक्सिमम क्वेश्चन करंट से बताए हैं। आप देख रहे हैं इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन करंट से है। और मेरा फोकस ही पूरा ये है कि मैं आपको जो है वो पूरा जो मेरा पूरा फोकस है कि मैं आपको क्या क्वेश्चन जो कराऊं वो करंट करंट अफेयर्स प्लस साइंस कराऊं, क्योंकि ये दोनों टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। आरआरबी ग्रुप डी की जान है ये टॉपिक जीएस में। अगर जीएस की दृष्टि से देखें तो जान है ये आरआरबी ग्रुप डी की। ठीक है, तो मेरा फोकस इन्हीं दोनों टॉपिक पर है। इसके अलावा आपने कमेंट में मेरे क्वेश्चन के जवाब नहीं दिए, आप मुझे बताइए, मैथ्स और रीजनिंग के भी चैप्टर में लेके आऊंगा। ठीक है, लेकिन आप मुझे जैसा भी रिस्पॉन्स देंगे उस हिसाब से मैं इस पर मेहनत करूंगा। क्योंकि देखिए मैथ्स के क्वेश्चन को ना थोड़ा-सा लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो मेमोरी बेस्ड याद नहीं रहते। और हमारा काम क्या है, आपको एकदम राइट क्वेश्चन देना, एकदम राइट जो कि पूछे जा रहे हैं, ताकि आपका डायरेक्शन सही दिशा में रहे। तो आप मुझे थोड़ा-सा बताएँगे तो मैं आपको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कोशिश करूँ, और उसके अलावा मैथ प्लस रीजनिंग के क्वेश्चन भी लेके आएँगे हम। और इसके अलावा प्रॉपर क्वेश्चन नहीं आ पाएगा, लेकिन हम टॉपिक, देखिए प्रॉपर क्वेश्चन तो कैसे आ सकता है, वहां से नहीं आएगा, पर टॉपिक और क्वेश्चंस लाने की भी पूरी कोशिश करेंगे, और टाइप, टॉपिक और टाइप जरूर बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैं अभी थोड़ी देर में कुछ टाइम बाद फिर से इसकी नेक्स्ट 30 जो 1 दिसंबर की तीसरी शिफ्ट है उसकी वीडियो भी बनाता हूँ, और साथ में हम 2 दिसंबर वाली जो शिफ्ट है उसकी भी वीडियो लेके आते हैं। ठीक है, तो आप इसको देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए इसको, और अगर कोई दिक्कत है तो उसको कमेंट में बताइए मुझे। देखिए मैंने कल जो एक क्लास ली थी, फर्स्ट शिफ्ट था, उसमें मैंने बताया था कि वो जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर का नाम मैंने संजय मल्होत्रा गलती से ले लिया था, हालांकि मैंने उसे पिन पॉइंट में करेक्ट करेक्ट किया है। और हमारे एक व्यूअर थे, उन्होंने हमें बताया, और हमने उनसे बोला कि हाँ हमने अपनी गलती को माना भी उसमें, और फिर वो मेरे से गलती से डिप्टी गवर्नर का नाम संजय मल्होत्रा निकल गया था, जैसे मैंने गिरीश चंद्र मुर्मू उनका सही आंसर था। तो कई बार मिस्टेक होती है, हो जाती है, मैं धीरे धीरे कोशिश करूंगा कि ऐसी मिस्टेक्स ना के बराबर ही रहें। ठीक है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बाकी आप मुझे कमेंट में कोई भी गलती होती है तो आप मुझे बताइए, हम सुधारेंगे पूरी तरीके से इसमें। और अपने दोस्तों को इन सबको शेयर करिए क्वेश्चन किस डायरेक्शन में आ रहे हैं, ताकि उनको भी एक दिशा मिल सके। थैंक यू।